डिसीजन तो होता है कौन कैसा लेना चाहता है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे प्रोसेस काम करती है। अब आपको नौकरी क्या करनी है? मेरे 10th के बाद ये था कि मैं फौजी बनूंगा, क्योंकि मेरे आसपास में सब लोग फौज में थे। मेरे परिवार में कोई चाचा जी, कोई ताऊ जी के बेटे, कोई मामा जी साइड में, कोई बुआ साइड में, सब कोई ना कोई फौज में। तो मुझे लगा यार फौजी बन जाना चाहिए। अच्छा, अब मेरा ये सुना हुआ था फौज में जाने के लिए क्या होता है, आदमी लंबा होना चाहिए, शरीर में थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए और दौड़ होनी चाहिए। लंबा मैं खूब हो गया था, पतला था थोड़ा, तो मुझे लगता है मैं ये तो मोटा तो हो सकता हूँ, थोड़ा ढंग से खाना पीना करूंगा, मोटा हो जाऊंगा, दौड़ लगा लूंगा तो मैं फौज में पक्का पक्का लग जाऊंगा। पर उधर पापा ने वापस कहा कि तुझे फौज में लगना है तो तुम अफसर बन जाना, ये मत बन, जीडी में मत जा, मतलब जनरल फौजी मत बन, अफसर बन जाओ उधर। तो अफसर के लिए क्या करना होता है, तो पता चला भाई साइंस लेके एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है। तो मैंने 12th के साथ साथ में एनडीए का एग्जाम दिया, उसमें फेल हुआ, क्योंकि वो 12th के साथ साथ में दिया था। तो फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 18 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे लगा मैं 12th की, तो मेरे 17 एज हुई थी, तो मेरे पास अभी तक 2 चांस और 6 महीने में आ जाता है इंडिया शायद। अब तो मुझे पता नहीं, उस समय शायद 6 महीने में ऐसा होता था। तो मुझे लगा भाई अपने को 2 चांस से कुछ ऐसे और मिल जाएंगे, तो अपने वापस तैयारी करते हैं। तो मैंने वापस तैयारी की एनडीए के लिए, 1 साल मतलब ढंग से यूं बैठ के मैथ्स पढ़ी उसके लिए कि मैथ्स में अच्छे नंबर लाऊंगा। तो मैथ्स और जीके बहुत अच्छी हुई। अंग्रेजी का पेपर आता, अंग्रेजी फिर अच्छी नहीं हुई। और उस साल जब फॉर्म भरने के लिए गए तब पता चला अपने ओवरेज है, क्योंकि वो कहते हैं कि 18 तक, पर वो 1 साल पहले की मांग लेते हैं, 17 की मांग लेते हैं। तो कोई शायद एक चांस कैसा मिला था, दूसरा चांस उसका मिला ही नहीं था। पर वो मेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना भाई, ये करना है मेरे को, इसलिए ये करना चाहिए। अच्छा, उसमें मुझे याद है मेरे को एक भैया मिले थे, वो सीडीएस की तैयारी करते थे। मैंने उनसे पूछा था मुझे ये करना है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो वो मुझे बुक्स बता गए थे कि तू इंग्लिश की एक बुक आती है रैनन मार्टिन, वो पढ़। तू जीके की एक बुक है लुसेंट, लुसेंट पढ़। तू मैथ्स की एक बुक आती है क्विकर मैथ्स, क्विकर मैथ्स पढ़। तो मैं वो तीनों बुक्स, मेरी क्विकर मैथ्स पूरी निकाली हुई थी। रेनन मार्टिन मेरी बहुत ढंग से पढ़ी हुई थी, पर अंग्रेजी जितनी आनी थी अपने को उतनी आई नहीं है। लुसेंट मैंने बहुत अच्छी से पढ़ी थी, उसका साइंस वाला पोर्सन छोड़ दिया जाए तो मेरे को लुसेंट याद थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उस समय भी, कि भाई क्या क्या उसमें लिखा हुआ, क्या क्या नहीं लिखा। साइंस वाला बायोलॉजी वाला पोर्सन इतना नहीं याद हुआ था, बाकी उसमें भी मैंने खूब सारी चीजें याद की थी। तो आदमी की कोई ना कोई तो काम करता है ना पीछे। मैं 12th के ठीक बाद में एनिमेशन करने आ गया था। साथ वालों ने किसी ने कहा कि तुझे ये कर लेना चाहिए, इसमें आगे स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें तो वो किया। करने के बाद पता चला आपने बहुत गलत है, ये तो एकदम ही नहीं आना चाहिए था। वो करने आया तब मुझे कुछ यहाँ सीनियर मिले, उन्होंने मेरे को देख के बार बार मेरी बातचीत के आधार पे कहा कि तू यार आरएस की तैयारी क्यों नहीं करता, तेरा दिमाग इधर बहुत काम करता है, तू ये चीजें बहुत सारी जानता है, तेरी लिंक होती है चीजें, तेरे को तैयारी कर लेनी चाहिए। तो भी मैंने नहीं की, वापस चला गया था बीकानेर, मेरा मैथ्स पढ़ाया करता था वहां पर मैं, बैंक पीओ वालों को। तो वो मेरी मैथ्स हमेशा से अच्छी रही, तो मैं उधर मैथ्स पढ़ा था। फिर वो मेरे दोस्त जो उस समय यहाँ पे मेरे को थोड़े टाइम के लिए मिले थे, उन्होंने मुझे वापस फोन किया कि तू अच्छा है, तू ये काम छोड़, तू हारिस की तैयारी कर, तू वापस जयपुर आ, तू तेरी एनर्जी उधर मत लगा, इधर आ जा। कोई ना कोई तो हमें पुश करता है, कोई ना कोई तो हमें बताता है। फिर जब आपको बार बार कोई आसपास के लोग कहते हैं तो आपको लगता है हाँ यार मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं आया, मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, तो मुझे पता चला हाँ यार वो कितने सही है, मैं वास्तव में हिस्ट्री के लिए बनाऊं। कि मैं मैथ्स अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी है मैथ्स है, पर हिस्ट्री मेरे को और इंटरेस्टिंग लगती है। पर हालांकि अभी मेरे को लगता है कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट तो अभी भी मैथ्स है। मेरे से हिस्ट्री जितनी अच्छी नहीं पढ़ाई जाती, मैं शायद मैथ्स और ज्यादा अच्छी पढ़ाऊं। पर आप इतने सालों से बाद में हिस्ट्री पढ़ी, इंटरेस्टिंग एरिया हो, उसमें मुझे इंटरेस्ट आता है नई चीजें जानने में, नई चीजों को जोड़ने में, नई चीजों को लिंक करने में। तो हमारी एक प्रोसेस होती है ना कोई ना कोई, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके ऐसी कोई प्रोसेस तो रही होगी दिमाग में है? रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार था तेरा जिसने कहा कि तुझे तैयारी करनी चाहिए भैया? तो उन्होंने क्या देख के कहा तेरे में ऐसा है? आरएस की तैयारी क्यों, तो किस लिए? चीजें जल्दी याद हो जाती है जैसे है? अच्छा, मेरे को वो मेरे आसपास के दोस्तों ने जब ये कहा कि भाई, जो सीनियर थे उन्होंने कहा तैयारी कर लेनी चाहिए, तो उनका ये था कि भाई तेरे को चीजें आती ठीक थोड़ी है, अब कैसे आ गई चीजें? मैं साइंस का स्टूडेंट था, ये आर्ट्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहा हुआ था, कारण कि मैं अखबार पढ़ता, तो अखबारों की बातें याद रहती। अब 10-12 साल से अखबार पढ़ रहा था तो खूब सारी चीजें याद हुई। तब जैसे मान लो कभी इस प्रकार की पंचायती आई है ना, वो मैं कुछ दिन, एक सीनियर थे, उनके पास में गेस्ट एज ए गेस्ट रहा था, मेरे पास रूम था नहीं, नया नया जब आया तो उनके पास रहता। वो एमए करते थे, मैं 12th करके आया था। तो वो सारे एमए वाले बैठते, अब वो कभी किसी टॉपिक पे डिस्कस करते। उन दिनों सब इंस्पेक्टर की तैयारी, आरएस की तैयारी, ऐसी तैयारी कर रहे थे, मैं तो इनका नाम ही नहीं जानता था, मैं तो एनिमेशन करने आया हुआ था। तो वो कभी बैठे रहते, तो कभी मान लो ये चर्चा आई कि भाई 2 चरण की मतगणना किसके टाइम में हुई, राष्ट्रपति किसको बना दिया गया, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आंसर उन्होंने भी अपने दिए, वीवी गिरी के टाइम में भी थी, नीलम संजीवा रेड्डी ने ये किया, क्यों किया, इसलिए क्या हुआ था, अपने चुपचाप बैठे थे अब तक, अपने बीच में पंचायती की। कि बेंगलोर में कांग्रेस की मीटिंग हुई, और कांग्रेस की मीटिंग में बात आई कि अगला राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वोटिंग करवाई गई कि कांग्रेस की तरफ से किसको बनाया जाना चाहिए। तो 15 वोट पर्चियां बना के डाले गए। तो 14 जब वोट खोले गए तो 14 पे नाम लिखा हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे।
उस समय लोकसभा एक पर्ची खोली गई, उस पर लिखा हुआ था बाबू जगजीवन राम। क्या लिखा हुआ था? जो उस समय के एक बड़े मंत्री हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम। वो बाबू जगजीवन राम वाली जो पर्ची थी वो तो थी इंदिरा गांधी की, और बाकी कांग्रेस के बाकी मेंबर की। तो इंदिरा गांधी को पता चला कि मेरे सपोर्ट में तो कोई नहीं है, तो इंदिरा गांधी पीछे आ गए। भाई ठीक है, जब पूरी पार्टी क्या चाहती है, नीलम संजीवा रेड्डी, तो अपने भी किसको बनाएंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। फिर इंदिरा गांधी को बड़ा ही झटका सा लगा कि यार देखो मेरे सपोर्ट में तो एक भी आदमी नहीं आया। वो अपने रूम में जाके चुपचाप बैठ गए। तो और सब कांग्रेस के बाकी मेंबर्स को बता दिया गया कि भाई किसको अपने तरफ से बनाया जा रहा है, नीलम संजीवा रेड्डी को। तो कांग्रेस के एक बड़े यंग एमपी थे, तो इंदिरा गांधी से मिलने गए। इंदिरा गांधी के पीए बाहर घूम रहे थे रूम के, तो उन्होंने जाके पूछा भाई मैडम का क्या कहना? तो उन्होंने कहा यार मैडम का मूड तो थोड़ा ऑफ है। तो यार मैडम को जाके कहो ना कि नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पर क्यों सहमत हो रहे हैं मैडम? क्यों? नीलम संजीवा रेड्डी यार खराब आदमी है, लोकसभा अध्यक्ष है, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष है, उसके बावजूद जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता है, जो आदमी पार्टी के खिलाफ बोले, पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, उस आदमी को राष्ट्रपति कैसे बनाया जा सकता है? और ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है ये मिलकर बनाना चाहते हैं, हम यंग सारे के सारे मैडम के साथ है। तो उसने कहा यार मैं तो ये बात नहीं बोलूंगा, तू बोलते जाके। उस यंग एमपी ने जाके कहा मैडम इस आदमी को मत बनाओ, और ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो मैडम ने वापस पूछा उससे कि पार्टी जब पूरी बनाना चाहती है इस आदमी को, तो फिर मैं अकेली कैसे रहूं? तो मैडम आप अकेले हो जाओ, हम आपके साथ हैं। तो मैडम ने वापस कहा कि मान ले मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊं और पार्टी का नीलम संजीवा रेड्डी है, तो तुम वोट किसको देगा? तो उसने कहा मैं नीलम संजीवा रेड्डी को वोट देने की अपेक्षा अरब सागर में फेंकना पसंद करूंगा। मेरे वोट को अरब सागर में फेंक के आ जाऊंगा, मतलब कहने का मतलब था वोट नहीं दूंगा या वोट फेंक दूंगा, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी को कभी भी वोट ही। तो भी इंदिरा गांधी हिम्मत नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी ने कहा चलो देखते हैं। दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में राष्ट्रपति पद का पर्चा भरा गया। पर्चा भरना समझते हो? पर्चा भरा गया। इंदिरा गांधी पर्चा भरने गए नीलम संजीवा रेड्डी का, पर्चा भरवा के आए, वापस आए। वापस आए तो यंग एमपी, दो एमपी को लेके और खड़ा था। मैडम क्या किया? इस आदमी को बना रहे हो, हम आपके साथ है मैडम, थोड़ी हिम्मत दिखाओ आप। तो इंदिरा गांधी लगा यंग लड़के सारे मेरे साथ है क्या? तो क्या कहते हैं मैडम आप अपना उम्मीदवार खड़ा करो, फिर देखी जाएगी, जो होगा उसको देख लेंगे अपने। तो मैडम ने आगे घोषणा की मेरी तरफ से वीवी गिरी, मेरी तरफ से। अब बूढ़े लोग सारे, नीलम संजीवा रेड्डी, यंग लड़के सारे, वीवी गिरी इंदिरा गांधी की तरफ है। अब जब कांग्रेस कांग्रेस में दो धड़े बन जाएंगे तो दूसरी चरण की वोटिंग हो ही जाएगी बाद में, क्योंकि वरीयता में आधे लोगों ने भरा, दूसरों ने भरा, तो फिर सेकंड चरण लाना पड़ा, और उसके अंदर जीत के कौन है? वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी को एक तो ये समझ में आया कि इन बूढ़े लोगों का से ज्यादा कांग्रेस में मेरा बहुमत है, कांग्रेस में इनकी ज्यादा चलती नहीं है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अलग ही कर दी, उनको बाहर निकाला। बाहर कांग्रेस वही है जो मेरी है, मेरे वाली कांग्रेस है, तुम्हारी वाली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। इंदिरा गांधी ने और पता लगाया कि पता लगाओ अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देते हैं, एमएलए और एमपी। पता लगाओ कहां कहां के एमएलए और एमपी ने अपने को वोट दिए, कहां कहां के नहीं दिए। पता चला राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया ने वोट दिलवाए थे नीलम संजीवा रेड्डी को। किसको? इसलिए इंदिरा गांधी ने मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम हटा दिया था, और यहाँ पे बरकतुल्ला खान को नया सीएम बना गए थे कि नहीं ये आदमी सीएम नहीं होना चाहिए। सीएम कौन होना चाहिए? बरकतुल्ला खान। मोहनलाल सुखाड़िया को हटा के राज्यपाल बनाया गया। भारत में किसी को राज्यपाल बनाने का मतलब है कैरियर खत्म, अब आपका कुछ ही नहीं है, जीते दिन पॉलिटिक्स करनी थी कर लो, अब पर जो पेंशन मिलेगी वो राज्यपाल वाले लेके बैठ जाओ, अब आपको और कुछ भी करना नहीं है। मैं वहां बैठे इतनी पंचायती क्यों लगा, अरे यार ये तू कहां से पढ़ गया, कहां से पढ़ गया? अखबार, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव आएगा तब अखबार में सारी घटनाएं आएगी। अभी आएगा। अब मैं मान लो कोई 2000 के आसपास से ढंग से अखबार पढ़ने लग गया, वो जब बात चल रही है 2008 की है, तो बीच में दो राष्ट्रपति के चुनाव तो आ ही गए। ये आपका, मुझे ये चुनाव याद है, कलाम सर वाला चुनाव याद है, और प्रणब मुखर्जी वाला चुनाव, प्रणब मुखर्जी नहीं, प्रतिभा पाटिल वाला चुनाव, तो वो चुनाव याद। तो उनकी बातें आई, तो मैं अखबार में पढ़ा, तो इस प्रकार की खूब न्यूज आई, इस आदमी को क्यों बनाया गया, इस आदमी को किस लिए बनाया गया। चीजें याद रह गई, कहानियों के रूप में चीजें याद रह जाती है। अरे यार तेरा दिमाग ठीक काम करता है, तेरे को तब की चीज याद पड़ी यार, अखबार तो हमने भी पढ़ा था, हमें याद नहीं था, तू यार ये तैयारी क्यों नहीं करता? बोले तब ध्यान नहीं दिया मैंने, बहुत बाद में ध्यान दिया, पर एक कोई प्रक्रिया काम तो करती है। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पीछे वो कौन सी प्रोसेस है जिसके तहत आप, अच्छा अब भी जब आप तैयारी करते हो तब भी आप चीजें जानना नहीं चाहते? अभी भी नए तो आप चीजों को लिंक करना चाहते हो, नए चीजों को जानना चाहते हो, नए चीजों को आपस में कुछ जोड़ के कुछ अपना कुछ बनाना चाहते हो। जब तक चीजें जुड़ेगी नहीं ना, रील नहीं बनेगी दिमाग में, और जब तक रील नहीं बनेगी याद कैसे होगी? आपकी सारी चीजें अलग अलग याद पड़ी रहती है, एक चीज अलग याद रहती है, एक चीज अलग याद रहती है, एक चीज अलग याद रहती है, वो आपस में लिंक ही नहीं होती। मैं अभी पूछा आपातकाल किसने लगाया, जोर से सबने, इंदिरा गांधी। जबकि अभी कभी मैं पूछता राष्ट्रपति की शक्तियां बताओ, आप कहता आपातकाल लगा सकता है, तो पता तो आपको भी आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति। पर एक बात अलग याद, एक बात अलग याद, इसलिए आपस में दोनों जुड़ती नहीं है। इसलिए अब आप भी जानते हो कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो वीवी गिरी के बाद बने थे, तो फिर वीवी गिरी कैसे हटा देगा? मैंने भी पूछा किसने हटाया, सब आपस में बोल रहे वीवी गिरी। किसने हटाया आपातकाल? बीडी जत्ती। किसने हटाया? और ये दोनों, कि भाई प्रधानमंत्री भारत में कितना पावरफुल होता है उसका उदाहरण ये है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया है।
और आपातकाल लगा के फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया कि घोषणा करो। फखरुद्दीन अहमद ने कहा जी मैम, और घोषणा की गई कि भारत में क्या लगाया जाता है, आपातकाल। उस समय बंगाल के एक नेता हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर रॉय, क्या नाम था? इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया था कि सिद्धार्थ क्या किया जाना चाहिए। उनका यह सुझाव था कि आर्टिकल 352 क्या लगा दिया जाना चाहिए, आर्टिकल 352 लगा, राष्ट्रीय आपातकाल। पर राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब कोई विद्रोह की संभावना हो। विद्रोह, अब तो उसमें वो लिख दिया है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र आक्रमण, लेकिन तब उसमें था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक। तो मैडम ने कहा वापस की सिद्धार्थ आंतरिक अशांति, तो उन्होंने कहा कि कल जेपी का एक बयान था। जेपी विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण ने 1-2 दिन पहले एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए फौजियों को और पुलिस वालों को हथियार छोड़ के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। तो यदि विपक्ष का नेता यह कह रहा है फौजियों और पुलिस को हथियार छोड़ के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए, तो यदि फौज और पुलिस हथियार छोड़ देगी तो क्या हो जाएगी देश में? आंतरिक अशांति। बस कारण है ना कि देश में कुछ लोग क्या फैलाना चाहते हैं, आंतरिक अशांति। जो फैलाना चाहते हैं उन सबको जेल में डालो, जो फैलाना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया। इमरजेंसी, इमरजेंसी। हाथों हाथ एक फोन किया गया दूरदर्शन को, हाथों हाथ एक फोन किया गया अखबार वालों को, आज के बाद वही छपेगा जो हम बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सेंसरशिप क्या लागू की गई, मीडिया के अंदर वही वही बातें आएगी जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं आएगा। और इन सब के पीछे एक आदमी का दिमाग काम करा, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी। इंदिरा गांधी के बेटे जो किसी पद पे भी नहीं थे उस समय, अपने देश के सूचना प्रसारण मंत्री। भाई अखबार रेडियो ये कौन मैनेज करता? सूचना प्रसारण मंत्रालय, इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल को कहा गया इनको फोन करो, अखबार वालों को, मीडिया वालों को, सबको, आज के बाद हम जो बोले वही होगा सरकार का। उन्होंने मना किया, साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में लिखी हुई है, अरे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? तो हाथों हाथ इंद्र कुमार गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्री से हटा दिया गया, नए सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया विद्याचरण शुक्ल। बदल गया, भाषा बदल गया। अब जो हम कहेंगे वैसा होगा। चीजें पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इधर ध्यान दोगे, तब ये चीजें सरल होगी। जब मैं कहता हूं ना अखबार पढ़ना चाहिए, तो आपको ये लगता है अखबार का मतलब करंट याद करनी, नहीं करनी। अखबार पढ़ना है, केवल पढ़ के भूल जाना है, पर आपके अपने आप याद हो जाएगा वो। साल, 2 साल, 3 साल जब हम पढ़ते हैं, चीजें जुड़ती 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 अपने आप दिमाग में रहने लग जाती है। मैंने कौन सा अभी जो चीजें बताई इनका डेली रिवीजन किया सुबह शाम? ये थोड़ी है कि रिवीजन किया कि एक दिन क्लास में मुझे सब बतानी है और मैं इनका रिवीजन करके चला जाता हूँ। चीजें जुड़ती, हो सकता है एक आधा फैक्ट ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि पढ़ी भी इसी प्रकार थी, जितनी याद रहेगी उस प्रकार ठीक है, पर चीजें रील तो बनती है। इसलिए पढ़ा करो, अखबार पढ़ना, साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, ये काम की चीजें होती है। इनसे चीजें जुड़ती है आपस में। जो लिंक बीच में कोई होता है ना कि एक चीज मेरे को ये याद है, एक मेरे को ये याद है, बीच वाला कुछ मेरे को आ नहीं रहा, वो बीच वाला इन चीजों से बनता है। पर आपको ये लगता है अखबार पढ़ना समय को बर्बाद करना है, आपको लगता है अखबार पढ़ने का मतलब है करंट याद करना। नहीं करनी करंट याद, वो हम करवाते हैं ना, हम करवा लेंगे, पर उससे करंट भी जल्दी याद होगी। मैंने उस दिन बताया ना भाई, यूं पद्म पुरस्कारों के नाम याद करें, तो अब अपने को नाम उनके रटने पड़ेंगे कि एक तगाराम भील है, एक ब्रह्मदेव है, एक उसमें गफरुद्दीन जोगी मेवाती है, नाम याद करने पड़ेंगे। उसी दिन भास्कर में संदीप भुतोड़िया का आर्टिकल था, पूरे आर्टिकल में उन्होंने समझाया था। अब आर्टिकल पढ़ के फेंकना था केवल, ये थोड़ी उस संदीप भुतोड़िया के आर्टिकल को अपने को याद करना था कि उन्होंने क्या क्या लिखा, मैं लिख लूं, पर लिखना भी नहीं। कई कहते हैं अखबार के नोट्स में आ रहा है, अखबार के काहे के नोट्स होते हैं यार? तो डेली अखबार के नोट्स थोड़ी पढ़े फेंक दे, पढ़े फेंक दे। कितना पढ़ू सर? 1 घंटे। 1 घंटे क्या पढ़ू सर? जो सामने आ गया, जो पन्ना खुला, आंख बंद करके, अकड़ बकड़ बम्बे वो जो खुला वो पेज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पेज पढ़ने, सारे के सारे पढ़ने। मैं तो अभी क्लास में एक दिन बच्चे ने कहा सर फिर भी क्या इंपोर्टेंट, मैं तो शोक संदेश पढ़ने। हंसे ना आप भी, पढ़ने चाहिए, पता चलता है। मैं उनसे पढ़ के सीखा श्रद्धांजलि कैसे लिखते हैं, वर्ड पता चलते हैं ना, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि लिखने कैसे लिखते हैं, वरना कोई बोलेगा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे ना। 100 बार वो वर्ड पढ़ा होगा, बार 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 वो वर्ड पढ़ा होगा, सीखिए उससे। इसलिए कोई असर नहीं। मैं उनसे तो सबसे अधिक, तो मेरे को इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं कि शोक संदेश पढ़ना, मेरे को इंटरेस्ट था आदमी कहां का है। अब उसने कहीं लिखा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, तो याद हुआ ना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, वरना क्या मैं पूरे राजस्थान के शहरों की डायरेक्टरी लेके बैठूंगी कौन सा कहां पड़ता है? धीरे धीरे पढ़ते 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 याद हुआ। एक बार एक चीज पढ़ी पढ़ी, फिर दोबारा उसी नाम को जब दोबारा पढ़ते हैं तो अपन लोग अरे यार वो एक दिन अपने जो पढ़ा था, अब मैं भूल गया कौन आदमी था जो निम्बाहेड़ा का मरा था, तो निम्बाहेड़ा याद था। अगली बार कोई एक न्यूज और पढ़ी, अरे ये तो वही है ना, उस दिन शोक संदेश आया था। अच्छा अखबार में मैं जब 11th 12th में था तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है, अखबार में एक दिन एक आदमी का शोक संदेश एक है लिखा हुआ, एक के 12 है। तो धीरे धीरे यूं बच्चे की समझ में आने लगी कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए 12 तरह लोगों ने इसका लिखवाया है। एक है इसका मतलब केवल इसके घर वाले सूचना ही दे रहे हैं, इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। तुम सुधा की तलाश, मेरे तो क्या क्या पढ़ा हुआ यार अखबार के अंदर।
कि उनमें मजा आता है कि हाँ गुमशुदा हो गया, इसकी तलाश कैसे करवाते हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। दाएं कंधे पर एक निशान बना हुआ है, सबके लास्ट में लिखा होता है मम्मी पापा बहुत परेशान है, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सीखते हैं यार चीजें धीरे 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 धीरे। तुम्हें लगता है पहले दिन कोई तुम्हें केवल वो बात बता दे जो काम की है, बिलोना समझो, बिलोना आधे घंटे तक यूं करते हैं ना, तब जाके मक्खन आता है। ये थोड़ी है कि कोई महिला कहे कि अभी लाओ मेरे सामने छाछ, मैं मारूंगी हाथ। मक्खन मिल गया बस, अब मेरे को देखना। तो बिलोना है। तो पढ़ा करो, पढ़ने से चीजें जुड़ेगी, दोनों तीनों चीजों पे फर्क पड़ेगा। लिखना, बोलना और किसी इंटरव्यू में जवाब देना, तीनों चीजें कनेक्ट होगी, कनेक्शन बनेंगे आपस में। जब कनेक्शन बनेंगे तो तीनों चीजों से अच्छा बोलोगे। अच्छा, जब थोड़ी चीजें पढ़ी भी होती हैं, जब आप किसी को सुनते हो ना, तो भी आपके काम काम की चीजें फटाफट दिमाग में आती है, अरे ये बोल रहा है। वरना आप कई बार आप किसी का भाषण सुनिए, आपका यदि वो टॉपिक नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप सुनना भी नहीं चाहो, उल्टा आपको लगेगा ना ना ये नहीं, ये नहीं। मैं बीच में जोधपुर सेमिनार में था, हिस्ट्री के सेमिनार में, एक मैम थे, वो महिलाओं के इश्यू पर बोल रहे थे, प्रजामंडल में महिलाएं। मैं पढ़ाता हूँ इतने सालों से, मेरे पास में जो बेटे थे, मैंने उसको ये तक कहा कि अब अगली लाइन क्या बोलेगी मैडम, अगली लाइन ये है, अगली लाइन ये है, अगली लाइन ये है। फिर कैसे बताऊंगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक की कॉपी की है मैडम ने आज पूरी, मेरी ये बुक पढ़ी हुई है, उस बुक में ये लिखा हुआ है, मैडम सीधा सीधा भाषण वहां से उतार ले। पढ़ा हुआ है तब तो दिमाग में है, क्योंकि ये इसलिए भी दिमाग में, इतने सालों से मैं पढ़ाता हूँ, एक एक चीज पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी तो याद हो गई। मैं भी तो वही चीज बोल रहा हूँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैंने पढ़ी, वो की वो आपको लिखवा दी, वहीं से मैडम लिख के लाए, उसमें कोई बुरा नहीं है, मैं भी वहीं से याद करके लिखवाता हूँ। पर यदि मेरा ना ही पढ़ा हुआ था तो वो चीज भी समझ में नहीं आती ना। फिर वो केवल नाम, महिलाओं के नाम नाम जो लेते, फिर कोई नहीं सुना तो लगता है मरने दो, अपना क्या लेता है, पानी पी के आएगा, टॉयलेट जाएगा बीच के अंदर। अब उसमें होता क्या, मान लो मेरे वो जो मैडम भाषण बोल रहे थे, उस भाषण में मैडम ने 10 बातें बोली, मेरे को उसके अंदर से 8 आ रही थी, और मेरा इंटरेस्ट जाग रहा था, अरे ये तो मेरे को आता है। तो अब 2 ऐसी आई जो मेरे को नहीं आ रही थी, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा, ये तो पता ही नहीं था, ये तो मैडम ने नहीं बताई, आपके दिमाग में रहेगी। अगली बार अपने को मौका मिलता तो अपने चेपते हैं, ये 2 बात और है। देखा करो यार, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा करो तो मजा आएगा आपको। तुम पढ़ाई को इतना बोरिंग कर लिया है तुम लोगों ने। 3 मई को पेपर है, 21 साल की उम्र हो जाएगी क्या, सिलेबस कब तक हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही नहीं रखी है, इनमें बाहर निकलो यार। थोड़ी चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, चीजें याद होगी, चीजें याद होगी, मजा आएगा पढ़ने में, तब सब चीजें स्मूथली जाएगी, तब सिलेक्शन भी आराम से होंगे, पेपर की टेंशन भी नहीं होगी। तो अखबार तो डेली पढ़ना है, पढ़ोगे। कोई जो मैंने अभी क्या कहा, ये सवाल ही खत्म हो गए, कौन सा पढ़ना है, सबसे सस्ता कौन सा था बता, तो आता है संदेश ज्योति, महानगर टाइम्स, जयपुर ज्योति, ऐसे भी अखबार आते हैं, वो पढ़ ले। अखबार में क्या फर्क पड़ता है आपको, मैं आपको एक पर्टिकुलर ए अखबार बताता हूं, कोई ए नाम का अखबार है, उस अखबार ने लिखा आज मोदी जी जाएंगे ओमान की यात्रा पर, तो क्या बी अखबार इसको चेंज कर देगा, वो ज्यादा ये लिख देंगे ओमान की यात्रा पर रहेंगे मोदी जी, इतना ही तो करेगा। ये थोड़ी है कि ए ने ओमान की यात्रा लिखी तो बी कहेगा ना, ओमान नहीं भेजेंगे मोदी जी को, इस अखबार से हमारी बनती नहीं है, सऊदी अरब भेज देता हूँ, सऊदी अरब थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं मोदी जी को, नहीं होगा ना। अब अगले दिन, अब हुआ क्या, पहले दिन एक खबर आई, ओमान की यात्रा पर जाएंगे मोदी जी, आपने पढ़ी, न्यूज पढ़ ली, न्यूज में मोटा मोटा यूं कुछ लिखा होगा, मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, उनका पहला पड़ाव ओमान में होगा, जो भी इस प्रकार ओमान में होगा। अब वो, और ओमान के साथ हमारे रिश्ते पहले से ये थे, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब दूसरे दिन वापस उसी जगह वापस न्यूज आएगी, मोदी जी पहुंचे ओमान, ओमान के फलाने फलाने मंत्री ने मोदी जी का एयरपोर्ट पर किया स्वागत, भारतीय मूल के लोग मिले मोदी जी से, कल हो सकती है ओमान के सुल्तान से मुलाकात, खत्म। अब तीसरे दिन वापस आता है, मोदी जी मिले ओमान के सुल्तान से, फोटो है बाकायदा, ओमान का सुल्तान बैठा है, मोदी जी बैठा है, भारत का झंडा लगा हुआ, ओमान का झंडा लगा हुआ है, द्विपक्षीय समझौते पर किए साइन, सेपा पर हुए साइन, जो समझौते हुए उन पे साइन हुए। अगले दिन वापस एक न्यूज आएगी, मोदी जी अब ओमान से निकल गए नामीबिया के लिए, ओमान के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हुए, गल्फ कंट्रीज के अंदर ओमान ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ हम इस प्रकार का समझौता कि इससे पहले भी एक समझौता हम कर चुके हैं, बाकी सब छोड़िए, ओमान नाम का देश है, ये तो याद हुआ, मोदी जी गए ओमान, ये तो याद हुआ। मन नहीं कर रहा कि सेपा में क्या क्या बातें मेरी याद करनी है, कौन कौन से समझौते हुए याद करनी है, सिंपल ये का ये क्वेश्चन आता है, इनमें से हाल ही में कौन से खाड़ी देश में मोदी जी ने यात्रा की थी, अपना वो भी नहीं आता। करंट तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था, अरे करंट पढ़ना थोड़ी होता है, अपने आप तैयार होता है, किसने कहा करंट को अलग से पढ़ के लिए जाने की आवश्यकता होती है, चीजें आती है। मैं तो अब भी जो आपको पढ़ाता हूँ, अखबार मेरा पढ़ा हुआ रहता है, मैगजीन तैयार कर ही लेते हैं, मैं उस मैगजीन को 2-3 दिन पढ़ता हूँ,
उसके नीचे मैं अंडरलाइन करता रहता हूँ। आप कल शाम को मैं गया तो मैंने जाके जो जितना आपको पढ़ा दिया उससे आगे वाला जो मेरा पढ़ा हुआ था वो एक बार मैंने पढ़ रखा है, वापस उसको जा जाके देखा, केवल इसलिए कि जब अब आता है मेरे को सब आता है उसमें जीता कुछ लिखा, केवल इसलिए कि जब मैं पढ़ाऊं तो बोर्ड की तरफ ना देख के बोलूं, सीधा बोलूं कि भाई वरना तो क्या हो जाएगा, पीपीटी तो बोर्ड पे होती है, वैसे पढ़ाऊंगा तब तो मैं फिर एक एक मेरे को देखना पड़ेगा, मोदी जी पहुंचे ओमान की यात्रा पर, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर बच्चे कहेंगे सर आपको पीपीटी देख देख के बोलना है तो हम ही बोल देते हैं, आपको क्यों लेके। अब मैं उसको केवल आगे करूंगा, आगे करके अब मेरे को पता है पीछे न्यूज कौन सी है, अब उसके अंदर मैं सीधा सीधा सा कि भाई मोदी जी अभी आपको पता है ना ओमान की यात्रा पे गए थे और ओमान में हमने ये सेपा साइन किया था। अब फिर मैं कुछ चीजें छोड़ लेता हूँ कि यार ज्यादा इधर दिमाग नहीं लगाते, कितने करोड़ का समझौता हुआ ये वो, ऐसी एक आधी चीज अपने को नहीं भी आएगी तो वहां देख के बोल देगा। 502 करोड़ रुपए हुए थे, अपने 2-3 बार बच्चों से बुलवाएंगे, बच्चों के भी हाथ हो जाएंगे, अपने हाथ हो जाएंगे, बाकी चीज जितनी मेरे को आ सकती है वो मैं सीधी सीधी बोलूं, बिना उसको देखे भी बोलूं। मैं जब पद्म पुरस्कार लेता हूं, अब क्या लिखा उसको छोड़ू, मैं पहले बच्चों को बताऊं पद्म पुरस्कार क्या होता है, कैसे मिलता है, अपने को कम क्यों मिले, कौन से आर्टिकल में क्या आया था, राजस्थान ने क्या रिकमेंडेशन भेजी, दूसरे क्या रिकमेंडेशन भेजते हैं, यही तो होता है। तो ये कब आएगी दिमाग में, जब थोड़ी बहुत चीजों से अवेयर होंगे हम। आप किसी भी चीज से अब आपके लिए सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जब आपको मैं राजस्थान जी के पढ़ाता हूँ आपको लगता है बस ये इतना ही आता है, इसके अलावा हमें और कुछ आसपास भी नहीं आता है, जबकि अखबार में डेली एक आर्टिकल, भास्कर में या पत्रिका में शायद डेली एक स्टोरी तो केवल जयपुर शहर के बारे में आती है। मेरे को अभी वो किसी एक कार्यक्रम में कोई साथ वालों का लो सर जयपुर पे बोलने के लिए, पिंक फेस्टिवल हो रहा था, सर जयपुर पे बोलने के लिए, जयपुर पे बोलने के लिए क्लासे चल रही थी, टाइम ही नहीं मिला कि क्या तैयार करूं, वरना मेरी आदत रहती है कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं उससे पहले 2-3 दिन होमवर्क करता हूँ, पूरा बैठ के ढंग से लिखता हूँ, उसको दिमाग में बिठाता हूँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तब जाके चीजें निकल पाती है, वरना कोई 1 घंटे का भाषण देने के लिए किसी रैंडम टॉपिक पे कैसे बोलोगे आप, तो मैं लिख के जाता हूँ, पर वहां टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं चला गया, मैं ठीक है जयपुर के बारे में खूब सारी बातें जानते हैं, पर चूंकि इधर उधर की पहले से इतनी बातें पड़ी हुई थी, मैं घंटे पर बोला, इस जगह का यही बताया, और नहीं तो दुर्गापुरा का नाम दुर्गापुरा क्यों है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसका नाम ये क्यों पड़ा, ये दरवाजा यहाँ क्यों बनाया गया, ये यहाँ क्यों बनाया गया, केवल अखबार, कुछ ही नहीं। अखबार में जयपुर के बारे में इतने सारे आर्टिकल्स पड़े हुए थे, उनमें कुछ कुछ बातें थी, पढ़ ली। इसलिए अखबार कभी स्किप नहीं करना, आपका एग्जाम हो उस दिन भी पढ़ के जाना, और आपके आसपास जो छोटे बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको कहना कि बाकी सब चीजें छोड़ अखबार पढ़, ताकि बेस बने। पहले है ना, इन बैचों का नाम फाउंडेशन बैच इसलिए रखते थे कि हम ये मानते कि बच्चा एक लेवल पर तो आया है, अब उसको यहां से हम ऊपर लेके जाएंगे, है ना, यहां से हम ऊपर लेके जाएंगे, इतना उसको आता है, आगे वाला हम सिखाएंगे उसको। अच्छा, आगे वाला भी हम पूरा नहीं सिखाएंगे, हम ये मानते हैं कि वो 0 पर है, हम उसको 80 तक लेके जाएंगे, 80 पर ले जाके उसको छोड़ देंगे, इतना ही पढ़ाया जाएगा कोचिंग में, अब वो 100 तक, ये जो बाकी 20 बचा है ये बच्चा कर लेगा, और ये वो करके आया था, इतना उसको आता है। तो हम सीधा कहेंगे कि आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, और आपातकाल उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया था, उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे, वो जानता राष्ट्रपति के नाम उसको आते हैं। फिर तुम आए तो हमें पता चला 0 पे नहीं है, -70 है, तो पहले तो ये लाओ, इसको ऊपर लाया जाए, इस नींव को भरी जाए, इसलिए ये बातें भी बतानी पड़ी कि राष्ट्रपति कौन कौन बनते हैं। इसलिए तैयारी का बेसिक सिद्धांत ये हो कि ये आए, नहीं आता तो सीखें, नहीं आना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि सीखना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, दुनिया में क्या सारी बात सबको आती है क्या, मेरे को पूछे सर साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आती, मेरे को पूछ ले सर गाड़ियों की नॉलेज को ये नहीं पता, मेरे को पूछ ले इंग्लिश फिल्मों के बारे में नहीं देखी हुई, इंग्लिश की बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ी हुई, नहीं आती, पर मैं इससे मना कर दूं कि मैं इनके बारे में सीखना नहीं चाहता, ये बुरा है। मैं सीख लूंगा, धीरे धीरे सीख लूंगा, 4 गाड़ियों के बारे में आप सिखाऊंगी, ये इस कंपनी की है, ये इंजन होता है इसमें, ये होता है, धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ेगा और सीखेंगे। अंग्रेजी की 2 फिल्में बाकी मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर मेरे को युद्ध वाली फिल्में अच्छी लग गई, तो मैंने युद्ध वाली 2 मूवी देख ली, यार युद्ध वाली मूवी अपने को ठीक लगती है थोड़ी, ये देख लेते हैं हॉलीवुड वाली मूवी, बाकी में अपने को इंटरेस्ट नहीं आता, धीरे धीरे कोई एक आधी और देखेंगे। अपने को यार जासूसों वाली मूवी ठीक लगती है, इजराइल के ऊपर बनी हुई है, 2-4 वो देख ली। कोई ये सोचे कि एक दिन में अल्लाह का चिराग खुलेगा और मैं सबका सब जान जाऊंगा। दूसरा, आप अपनी कमियों पे हंसने लग जाते हैं, आप उन पे सोचते नहीं है कि कमी अपने को सुधारनी है। मैंने कहा शोक संदेश पढ़ लेना चाहिए, हा 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 हा, इसमें क्या पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, हिंदी अच्छी होती है, आपकी भाषा कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण, आप उससे दोनों नहीं लिखी जाती, हिंदी और अंग्रेजी। जब भी कोई बेच कंप्लीट होता है ना, तो उस बेच का नोट्स मंगवा लेता हूं मैं, मेरे हर बेच में एक आधी बात एक्स्ट्रा ही होती है। आप कभी देख लेना, पिछले बेच में इस बेच में कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसमें एक आधी बात में एक्स्ट्रा हो सकता है, उसमें दिमाग में नहीं, इस बेच में दिमाग में आगे लिखवा दी। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो इसको इस बार ऐसे नहीं लिखवाते, ऐसे लिखवा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी बेच कंप्लीट होता है मैं नवीन जी कहता हूँ यार इसका नोट्स मुझे ला दो, ताकि मैं अगले बेच में पढ़ाऊं तो मुझे ध्यान रहे कि यार कौन कौन सी, बार बार मेरे को पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, नोट्स ही देख लूंगा मेरे को भी आवश्यकता पड़ेगी तो।
ठीक है। अब वो नोट्स मेरे पास गाड़ी में पड़े रहते हैं, आपका भी देखना मेरी गाड़ी में हमेशा नोट्स पड़े रहेंगे। तो वो जो अब मैं इधर 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, इधर से उधर वाली क्लास में जाता हूँ तो भी देख लेता हूँ हाँ ये चीज देख लेते हैं ताकि वहां याद आ जाए अपने कि बुरी हिंदी लिखी हुई जिसकी अदब की बुरी अंग्रेजी लिखी, जबकि बच्चे की राइटिंग देखो तो जीव सोरा हो जाएगा, क्या गजब राइटिंग है इसकी, मोती जैसे अक्षर है, पर उसको न तो बिंदी लगानी आ रही, ना उसको मात्राएं लगानी आ रही, ना उसको सही लिखना आ रहा, और कई जगह तो उसने अपनी तरफ से लिख दिया कि मैंने क्लास में बोला कुछ ही होगा पर उसने वो सुना ही नहीं है, उसने अपना ही लिख दिया। अब चूंकि वो तो मेरा लिखवा है इसलिए मुझे पता है क्या, किसी दूसरे आदमी को नोट्स दे दी जाए तो वो अपने बाल पकड़ के नोच ले, जबकि वो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने बहुत अच्छे राइटिंग लिख रखी है उसने, पर चूंकि उसकी भाषा का अभ्यास ही नहीं है। बाकी चीज छोड़िए कि अखबार से आपका करंट कितना तैयार होगा, नॉलेज कितनी आएगी, भाषा सुधरेगी, और जब तक भाषा नहीं सुधरेगी तब तक बड़ी दिक्कत है। कैसे पहले हम ये कहते थे कि अच्छे शब्दों का चुनाव करना चाहिए आंसर लिखने में, अब तो हम कहते हैं तुम तो शब्द से ही लिख लो, अच्छे छोड़ो, अच्छा और बुरा क्या होता है, लिख दो यार, जैसे तैसे करके लिख दो आप तो ही भला हो जाए। आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की बात करते हैं, मैं पुराने से खूब सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो इंग्लिश मीडियम के थे, हिंदी मीडियम से पेपर दिया, टॉप कर गए, टॉप ही किया, मेंस का मैं सबसे अधिक नंबर ही उनके, मीडियम इंग्लिश था, पूरी जिंदगी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, यहाँ आने के बाद में पेपर हिंदी मीडियम में दे दिया गया, यार आसपास वाले सब हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, दे लेते हैं। हमने टोका भी, अरे इंग्लिश में तो ठीक रहेगा, उसने क्यों, आप क्या लगता है मुझे हिंदी नहीं आती, आती है ना हिंदी, मेरी भाषा रही है, ये भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, किसी में चलूंगा ना क्या, पर आप इस पे भी रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरा मीडियम यही है, मैं एक लाइन बोलने के लिए कहता हूं अंगड़ाई लेते शेर के समान, तो भी इंग्लिश मीडियम वालों लगता है क्यों लिखे हम हिंदी में, उसकी अंग्रेजी है ही नहीं, वो किसी का हिंदी में स्टेटमेंट है, या तो उसका उल्टा पुल्टा करके अंग्रेजी बना ले अपने, या उसको लिख ले और समझ नहीं आया देख, पर आप उसमें भी यूं पीछे हटते हो, ना ना मैं नहीं देखूंगा, मैं करूंगा नहीं इस प्रकार की बात। तो थोड़ा सा खुद में सुधार लाओ, थोड़ा चीजों के प्रति फ्लेक्सिबल बनो, इतना रिजिड बनने की क्यों आवश्यकता है, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें, सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो उन 24 घंटों को बांटो अपने, कितने टाइम में क्या कर सकता हूँ, किन किन चीजों से मेरे में सुधार आ सकता है, वे सारी चीजें करूँ। तो डेली शाम को सोचा करो इस बात पे कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है,